सोनी अपनी बहू नित्या के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब अचानक से सोनी को उसकी सहेली मीनू का फोन आता है और उसे रीयूनियन पार्टी के बारे में पता चलता है। अरे वाह, क्या बात है माँ जी, रीयूनियन पार्टी। हाँ नित्या बहू, हमारे कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ रीयूनियन पार्टी है, वो भी अगले रविवार को। बहुत मजा आने वाला है। माँ जी, उस रीयूनियन पार्टी के लिए तो मैं ही आपको तैयार करूंगी। मैं अभी आपके लिए एक प्यारा सा शॉर्ट ड्रेस ऑर्डर करती हूँ जिस पर आप एकदम जवान और सुंदर लगोगी। लेकिन बहू, मैं और छोटे कपड़े? ओह कम ऑन माँ जी, अब रीयूनियन पार्टी में भी साड़ी पहनकर जाओगे क्या आप? कैसी बातें करती हो। नित्या सोनी के लिए एक छोटा ड्रेस ऑर्डर करती है और सोनी उस ड्रेस को पहनकर रीयूनियन पार्टी के लिए चली जाती है, जहां पर वो अपने कॉलेज के सभी पुराने दोस्तों से मिलती है और उनके साथ खूब नाचती है। अरे वाह सोनी, तू तो एकदम बॉम्ब लग रही है इस छोटी ड्रेस में। हम सबको भी फेल कर दिया तूने तो आज। वाकई में सोनी, तुम कॉलेज डेज में भी एकदम सुंदर और हॉट थी और आज भी वैसे ही हो। थैंक्स धीरज। वैसे हो कहाँ आजकल? तुम तो सोशल मीडिया पर हो ना? हाँ हाँ है ना, मैं तुम्हें इसका आईडी भेज दूंगी, तुम दोनों वहां से कनेक्ट कर लेना फिर। ओके मीनू, फिर बाद में। और मोहतरमा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा यार, ये डिस्को की म्यूजिक, ये शराब का नशा, ये जवानी के पुराने दिन। उफ, मन तो कर रहा है यहाँ इस बुढ़ापे में भी जवान बनकर ही जीऊं। हाँ तो जी ना फिर, तुझे किसने रोका है? मुझे देख, मैं तो बिना पति और बच्चों के आज तक सिंगल ही हूँ और ऐश कर रही हूँ अपनी लाइफ में। जैसे जीना है वैसे जीती हूँ। हाँ यार मीनू, तेरी लाइफ तो एकदम सही है। सोनी को अब रीयूनियन के बाद अचानक से जवान रहने में ही खुशी मिलने लगती है, इसीलिए वो किसी के बारे में न सोचकर जवानों की तरह रहने लगती है। एक सुबह, हे भगवान, ये क्या, 12 बज चुके हैं दोपहर के, अभी तक माँ जी ने मंदिर में दिया भी नहीं जलाया है और तो और वो अभी तक उठी भी नहीं है। अरे जब उसका हैंगओवर उतरेगा तब उठेगी ना वो, अभी तक पीकर पड़ी हुई है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ राहुल बेटा, जब से तुम्हारी माँ अपने कॉलेज की रीयूनियन से आई है तब से हर रात बस बाहर जाकर पार्टी शार्टी करके आती है और शराब पीकर सो जाती है। हे भगवान। जाओ, अब उसके लिए चाय नहीं, नींबू पानी बनाओ। सर में दर्द करके रख दिया है इस बुढ़िया ने तो। बुढ़ापे में जवानी फूट रही है इसकी, और कुछ नहीं। अब सोनी घर में किसी जवान लड़की की तरह बेफिक्र होकर रहने लगती है और कोई काम नहीं करती। माँ, आप दिन रात बस फोन में घुसी रहती हो और बस सोती रहती हो। शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तो उठ जाओ। आप मुझे डांटती हो कि शाम के 7 बजे नहीं सोते, लक्ष्मी जी रूठ जाती है, और अब आप ही। हाँ माँ जी, राहुल सही कह रहा है, आप अब कोई जवान लड़की नहीं रही हो, आप इस घर की बड़ी हो और इस उम्र में इतना फोन भी इस्तेमाल मत कीजिए माँ जी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। अरे चुप बैठो यार तुम दोनों, जब देखो तब बकर 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 बकर। मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही हूँ, आज कौन से क्लब में जाकर धूम मचानी है ये तय कर रहे हैं हम। तुम दोनों के तो बस की नहीं ये सब, क्योंकि इस घर में जवान तो मैं ही हूँ। ओह गॉड, माँ जी, मंदिर और सत्संग जाने की उम्र में आप क्लब्स और पार्टीज में जा रही हो, ये आपको शोभा नहीं देता है माँ जी। हाँ माँ। चुप रहो तुम दोनों, मुझे मत सिखाओ,
क्या शोभा देता है और क्या नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अब जाओ यहाँ से, और बहू, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना। लेकिन माँ जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपको इतना तला भुना नहीं खाना चाहिए। बुढ़ापे में ये सब सही नहीं है माँ जी। किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, जवान। बूढ़ी होगी तू अपना चेहरा देख, झुर्रियां पड़ रही है तुझे अभी से ही। और बालों का तो हाल देख, सफेद होने लगे हैं। हाय बड़ी, चल जा अब यहाँ से, निठल्ली कहीं की। सोनी के नखरे हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात में उसे धीरज बाइक पर छोड़ने आता है और ये देख गली मोहल्ले वाले सोनी के पति मनोज को ताने मारते हैं। अरे मनोज भाई, तुम्हारी बहू की बात ही छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बीवी, अरे वो आजकल कैसे रह रही है? मानो खुद को 21 साल की नौजवान लड़की समझ रही है वो तो। और नहीं तो क्या, अरे सरेआम आदमियों के साथ घूमती फिरती है। हमने बुलाया तो हमें कह रही है बोर्डिंग हो तुम लोग, और खुद को बेब समझ रही है। हाँ, आई बड़ी। मनोज उन लोगों को कुछ जवाब नहीं दे पाता। जब वो घर जाकर इस सब के बारे में सोनी से बात करने की कोशिश करता है, तभी वो उसे इग्नोर करते हुए धीरज से सोशल मीडिया पर बात करती है। सोनी, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी अपने दोस्त धीरज से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। धीरज? ये वही धीरज है ना जो तुम्हें कॉलेज टाइम में पसंद करता था? हाँ हाँ, ये वही धीरज है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। वो हाल ही में दादा भी बना है, पर फिर भी इतनी उम्र होने के बाद भी वो एकदम जवान और हैंडसम दिखता है। हम दोनों अब फिर से अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सब जानकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है। सोनी अब अपनी सारी साड़ियां कचरे वाली को दे देती है और अपने लिए सारे नए और छोटे कपड़े मंगवाती है, और अब दिन रात छोटे कपड़े पहनकर ही रहती है। एक दिन, माँ जी, आज हमने तय किया है कि हम चारों एक साथ मिलकर डिनर के लिए जाएंगे। चलोगी ना आप भी? ओफो, तुम तीनों के साथ, वो भी डिनर पर? अरे मैं तो सो ही जाऊंगी वहां। अब मैं पहले वाली सोनी नहीं रही ना, अब मैं एक पार्टी एनिमल बन चुकी हूँ, इसलिए मैं तो अब अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। सोनी की ये बातें सुनकर घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। बहुत हो गया इस सोनी का। इसकी जवानी दिन ब दिन घटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी ऐसे ही नहीं सुधरने वाली, उन्हें तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, अब उन्हें सबक सिखाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी बातों से तो मानने से रही। फिर एक दिन, राहुल, मेरा मंथली चेकअप है ना 2 दिन बाद। दांत और घुटनों के दर्द की डॉक्टरों की फाइलें तो तेरे पास है ना? तुझे उसके बारे में सब पता है। 2 दिन बाद फ्री रहना बेटा, जाएंगे फिर। नहीं माँ, मैं नहीं आने वाला आपके साथ इस बार, क्योंकि इस हफ्ते मेरा शेड्यूल पूरा पैक्ड है। ऑफिस में ढेर सारा काम है माँ, इसलिए। लेकिन बेटा, मैं अकेले कैसे जाऊंगी फिर? क्या माँ, क्लब्स और पार्टीज में तो आप बड़े जोश में जाती हो, एक हॉस्पिटल अकेले नहीं जा सकती? आप तो जवान हो ना वैसे भी, आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी ना फिर। सोनी राहुल से कुछ कह नहीं पाती और उसे खुद को ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर एक रोज, जब सोनी फिर से दोपहर के 12 बजे उठती है, तभी हाँ, नित्या, मुझे चाय दे दे, बड़ा सर भारी हो चुका है। 2 चीनी के पराठे भी बनाना बहू, चाय के साथ खाने में मजा आएगा आज। नहीं माँ जी,
अभी आपको सीधे दोपहर का खाना मिलेगा। टाइम देख रही हैं आप? दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी नाश्ता सारा खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं माँ जी, गैस पर अब जगह भी नहीं है चाय चढ़ाने की, इसलिए आप अब खाना ही खाइए डायरेक्टली। ठीक है, कोई बात नहीं बहू। फिर सोनी बाथरूम में नहाने जाती है। तभी वो वहां देखती है कि वहां का पानी खत्म हो चुका है। अरे नित्या, ये क्या, पानी ही नहीं है? जा जा, एक काम कर, मोहल्ले के नल से पानी भर कर आ। नहीं माँ जी, मैं इस वक्त बाकी कामों में उलझी हुई हूँ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? सुबह मैंने आपके लिए पानी बचा कर रखा था, लेकिन आप नहीं उठी और अब वो पानी मैंने किसी और काम में इस्तेमाल कर दिया। उफ वो, जाइए अब आप ही बाहर जाकर पानी भरिए। आप तो वैसे भी जवान हो ना, आप में तो बहुत ताकत और फुर्ती होगी, सो जाइए अब। सोनी समझ जाती है कि अब घर वालों ने उसके नखरे सहना बंद कर दिया है। फिर एक रोज जब वो मनोज से कुछ कह रही होती है, तभी वो अपने फोन में लगा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। मनोज, अरे ओ मनोज, मैं कब से तुम्हें कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन में देखकर बत्ती सी दिखा रहे हो। अरे ऐसा कौन है जिससे बात कर कर तुम्हारे मन में इतने लड्डू फूट रहे हैं? अरे चुप रहोगी? तुम्हारी आवाज किसी फटे हुए ढोल की तरह है यार, मुझे बड़ी इरिटेट करती है। मैं रेशमा से बात कर रहा हूँ। मैंने कल ही उसका आईडी फेसबुक पर देखा था और तभी मैंने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। क्या? ये तो वही चुड़ैल रेशमा है ना, जो तुम्हें चाहती थी और तुम भी इसे चाहते थे एक टाइम पर। मेरा और इसका 36 का आंकड़ा होने के बावजूद भी तुम इससे बात कर रहे हो? हाँ तो तुमसे मतलब? अरे जब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम अब अपना आवारा जवान लड़की लोगों की तरह रहना सही समझ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम बेपरवाह होकर घूम सकती हो, पार्टी कर सकती हो, टेंशन फ्री रह सकती हो, गैर जिम्मेदार बनकर रह सकती हो, आदमियों से खुलेआम बातें कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं यार? समझ गई मैं, मेरी ही गलती है। मैं ही कुछ ज्यादा ओवर करने लगी हूँ। मुझे जवान रहकर जीना चाहिए, लेकिन गलत तरह से जी रही हूँ मैं, और अब आप सभी मेरी तरह रहने लगे हैं। माँ जी, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी उसूलों से मत जियो। अरे बिल्कुल जी सकती हो आप, आपका उस पर पूरा हक है, लेकिन यूं जवानों की तरह बनकर गलत हरकतें करना ये तो सही नहीं है ना माँ। आपको आपकी इज्जत के बारे में, सेहत के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बारे में भी तो सोचना होगा। वही तो, लेकिन नहीं, तुमने खुद को सच में एक जवान लड़की ही बना लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरी ही गलतियां है ये सारी, और अब मैं आइंदा से अब इन सब गलतियों को नहीं दोहराऊंगी और ऐसे नहीं जीऊंगी, और अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीने के साथ साथ अपनी उम्र का भी लिहाज रखूंगी, जिससे मुझे और दूसरों को कोई परेशानी ना हो। उस दिन के बाद सोनी अपनी बुरी हरकतों को बंद कर देती है और अपने उसूलों से ही सही, लेकिन एक सही तरीके से रहने लगती है। परागी और अमित की लव मैरिज होती है, लेकिन अमीर की माँ उर्मिला को हमेशा से ही एक अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी करानी होती है, लेकिन परागी तो एक गरीब घराने से होती है, जिस कारण उर्मिला उसे बहुत नफरत करती है। ये लो परागी, ये मिठाई का बॉक्स है, इस मिठाई को पूजा में भोग के तौर पर चढ़ाना है, ठीक है ना? ठीक है अमित जी। फिर वो मिठाई का बॉक्स किचन में रखते समय परागी के हाथों से वो गिर जाता है और वो देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया परागी बहू?
अरे मिठाई का दाम कितना था पता है क्या तुझे? ये मिठाई तो इतनी महंगी थी जितने के कभी तूने कपड़े भी नहीं पहने होंगे अपनी जिंदगी में। माफ कर दीजिए माँ जी, वो गलती से हो गया, वो अचानक से मेरे हाथ से। चुप रहे तू, गरीब गवार कही की। अरे तुझ जैसे 2 टके की औरत वाली लड़की क्या जानती है कि महंगी मिठाइयाँ क्या होती है। तुम तो गरीब लोग हो जो मंदिर के बाहर हाथ आगे करके खड़े रहते हो, वो भी भीख में मिला हुआ प्रसाद और भोग खाने के लिए। तुमने कहाँ खाई होगी इतनी महंगी मिठाई? माँ, आप परागी से ऐसे बात नहीं कर सकती, वो मेरी बीवी है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख अमित। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। पी के नहीं आई मैं। अरे ये चमगादड़ यहाँ हमारा खून पीने ही आई है। नॉनसेंस कही कि दहेज में तो कुछ लाया नहीं। क्या फायदा हुआ तुझे इस गरीब लड़की से शादी करके? उर्मिला, अब बस भी करो। बहू ने कहा ना कि उससे गलती से हुआ है। हाँ माँ, भाभी से ये गलती से ही हुआ है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुझे इस घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ और सभी लोग तेरे नाम की माला जपने लग गए। वाह, अच्छा काला जादू किया है, पहले मेरे बेटे पर और अब मेरे घर वालों पर। उर्मिला की बातों का परागी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अमित उसे सांत्वना देता है। धीरे धीरे परागी हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती है। पापा जी, आज आपको तो बहुत लेट हो गया। वॉक करके आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा ना? हाँ बहू, आज कुछ ज्यादा ही वॉक कर लिया दोस्तों के साथ। गप्पे मारते मारते वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं पापा जी, मैं आपके पैरों की गर्मा गर्म तेल से मालिश कर देती हूँ, फिर आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद बहू, तुम सच में अच्छी और गुणवान हो। ऐसी ही सर्वगुण संपन्न और सुशील बहू चाहिए थी मुझे। और तुम्हें देखकर तो आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। उनकी बातें सुनकर उर्मिला को गुस्सा आता है। बहुत चहेती बनती है ना तू सबकी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। परागी के मन में किसी के लिए भी मेल नहीं होता और वो सबके साथ अच्छे से पेश आती है। ये लो ईशानी, तुम्हारी 12th बोर्ड की एग्जाम है ना अगले महीने, तो ये कॉफी पियो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और नींद भी नहीं आएगी। और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू परागी भाभी, आप जैसी भाभी हर किसी को मिले। यू आर सुपर कूल। अच्छा सुनो ना भाभी, मुझे ये फिजिक्स का इलास्टिसिटी का सम सॉल्व करके दिखाइए। ये मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है ईशानी, लाओ दिखाओ मुझे। उर्मिला देखती है कि कैसे परागी ने कम समय में सबको अपनी ओर खींच लिया है और सभी को गरीब बहू अच्छी लगने लगी है। इसीलिए उर्मिला सबके मन में परागी के खिलाफ खटास पैदा करने की कोशिश करती है। फिर एक रात, अरे आ गया तू बेटा, जाकर हाथ मुंह धो ले। वो क्या है ना, आज मुझे ही तुझे खाना परोसना होगा, इसीलिए कह रही हूँ। क्यों माँ, परागी कहाँ है? कहीं गई है क्या वो? बाहर तो बहुत ही ठंडी है, उसने स्वेटर और मफलर तो पहना था ना। देख बेटा, उसमें और तुझ में फर्क। अरे एक वो है जो अपने पति को छोड़कर पड़ोस के उस गिरीश को खाना देने गई है, और एक तू है जो उसके बारे में इतना चिंतित होकर पूछ रहा है। क्या कहा आपने? वो गिरीश को खाना देने गई है, लेकिन क्यों माँ? वो तो भगवान ही जाने बेटा, मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक तो पहले ही गिरीश एक तलाकशुदा आदमी है, उसे क्या है, लेकिन हमारी परागी बहू, उसे तो अक्ल होनी चाहिए थी ना। अभी अभी उसके हाथ चूड़ियों से भरे हैं। उर्मिला परागी की जम के चुगली करती है और अमित को परागी के खिलाफ भड़का देती है। फिर बाद में, अमित जी, आपके लिए मैंने मलाई बर्फी बनाई थी, लेकिन आपने तो वो खाई ही नहीं। आप भूल गए क्या? तो और मैं क्या करता परागी, तुम तो किसी और को खाना खिलाने में बिजी थी। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें वो गिरीश? क्या
अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अमित जी? अरे क्या गलत कहा मैंने? तुम अपना घर छोड़कर दूसरों को खाना देने क्यों जा रही हो? देखिए अमित जी, गिरीश भाई साहब की माँ ने ही मुझे कहा था कि 2 रोटियां एक्स्ट्रा बनाकर उनके बेटे को दे दूं, क्योंकि वो गांव जा रही है और गिरीश भाई साहब को बाहर के खाने से एलर्जी है। इसीलिए उनकी माँ ने ही मुझे कहा था। झूठी कहानी बनाना तो कोई तुमसे सीखे परागी। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। खैर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, लेकिन आइंदा से तुम अगर गली में यहाँ वहां भटकती हुई दिखाई दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। किसी भी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझी तुम? ठीक है अमित जी। उस दिन के बाद से परागी और अमित के बीच दरार आ जाती है और ये देखकर उर्मिला के कलेजे को काफी ठंडक मिलती है। फिर एक दिन उर्मिला ईशानी से कहती है, अरे ईशानी, कहाँ जा रही है बिटिया? अरे माँ, मैं वो भाभी के कमरे में जा रही थी। आज मुझे उनके हाथ का सूप पीने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए। ना ना बेटा, मत जाओ उसके पास, उसे कोई भी काम मत बोल। लेकिन क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे कल वो जब रसोई में अकेली थी तब गुस्से से बड़बड़ा रही थी कि तू तो एक नंबर की चुड़ैल है, घर के कोई काम नहीं करती, बस मुझसे ही नौकरानियों की तरह काम करवाती रहती है और दिन रात ठूस ठूस कर मोटी होती जा रही है। क्या भाभी ने मेरे बारे में ऐसा कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा माँ। लो कर लो बात। अरे मैं तुझसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। तेरी भाभी तो बहुत बड़ी चंट है, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। अरे ये सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी से बात करना ही बंद कर दूंगी। फिर ईशानी परागी से बात करना बंद कर देती है और ईशानी के इस अचानक से बदले हुए बर्ताव को देखकर परागी को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन ससुर जी परागी के कमरे में उसका स्पीकर लेने जाते हैं। रुक जाइए जी, मत लीजिए बहू का स्पीकर, ये उसे अमित ने तोहफे के तौर पर दिया है। उसे काम करते समय गाने सुनना पसंद है ना, इसीलिए। अरे उर्मिला, तो उसमें क्या हुआ? ये स्पीकर तो हमारे ही घर का है ना, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? स्पीकर हमारे घर का भले ही है, लेकिन हमारे बेटे ने उसकी पत्नी के लिए लाया है। हमारा बेटा अब उसके हाथों बिक चुका है। उसने अगर ये स्पीकर सबके लिए लाया होता तो ये स्पीकर हॉल में होता, ये छुपे रुस्तम की तरह कमरे में नहीं। हाँ उर्मिला, शायद तुम सही कह रही हो। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और वैसे भी परागी को अपनी चीजों को कोई छुए, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। दिखावे के लिए वो एकदम अच्छाई की मूरत बनती है, लेकिन मन की बहुत ही कपटी है वो। उर्मिला की बातें सुनकर ससुर के मन में भी परागी के लिए खटास पैदा होती है। एक वक्त पर जो लोग परागी की तारीफ किया करते थे, आज वही लोग उर्मिला की चुगलियों के कारण उसके खिलाफ हो चुके थे और उसे कोई बात नहीं करता था। फिर एक दिन, अरे उर्मिला, मुझे सत्संग जाना है, जल्दी से मेरा कुर्ता इस्त्री करके दे दो। लेकिन ये कहाँ पर गई? लगता है घर पर नहीं है, मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप क्यों करेंगे, मैं कर देती हूँ, लाइए दीजिए इसे। तभी वहां पर ईशानी आती और वो बोलती है, कोई जरूरत नहीं है भाभी, इनकी बेटी अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है वो। पापा अब चिंता मत कीजिए, आपका ये कुर्ता मैं अब भी इस्त्री करके देती हूँ। अरे ईशानी, पापा जी, क्या हो गया है आप लोगों को? दिन ब दिन आप लोग मुझसे इतना सख्त होकर क्यों बात कर रहे हो? आखिर इतनी नफरत क्यों करने लगे मुझसे? आपको क्या लगता है भाभी, आप पीठ पीछे हमारे बारे में कुछ भी बोलोगी और हम सुनते रहेंगे? गलती तो आपकी ही है भाभी। आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं ठूस ठूस कर मोटी होती जा रही हूँ?
मैं आपका थोड़ी ना खाती हूँ, मैं तो मेरे घर का खाना खाती हूँ। हाँ बहू, तूने ये सही नहीं किया। अमित ने तुम्हारे लिए वो स्पीकर लाया है, लेकिन तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि पापा जी को भजन सुनने के लिए स्पीकर लगता होगा, तो ये स्पीकर हॉल में रख दो। लेकिन तुमने तो उसे अपने कमरे में छुपा कर रखा। ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही ऐसा कुछ बोला है। मेरा विश्वास कीजिए। और आप दोनों को ये सब किसने बोला? माँ ने कहा, क्योंकि उन्होंने आपको अकेले में मेरे बारे में घटिया बातें बोलते हुए सुन लिया था। और मुझे भी उर्मिला ने ही तुम्हारा स्पीकर लेने से रोक लिया और ये सब कहा। क्या? परागी समझ जाती है कि ये सारी चुगलियां और अमित को गिरीश के बारे में बड़ा चढ़ाकर उर्मिला ने ही कहा है, क्योंकि वो उसे उनके नजरों में गिराना चाहती है। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या दिक्कत है आपको मुझसे? क्यों आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मैंने आपको आपके अपनों से दूर नहीं किया है? मैं जानती हूँ कि आपने ये सारी चुगलियां मुझे सबकी नजरों में बुरी बनाने के लिए की है। वो माँ जी, मेरे आने से कोई दूर नहीं हुआ है। आपका कोई प्यार नहीं बटा है। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता और मेरी जगह पे कोई और नहीं ले सकता। अगर मेरी जगह पर कोई और बहू आती तो वो भी यही सब करती ना। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जब तू इस घर में आई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा कि तू सबको अपनी तरफ कर लेगी तो मेरी घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। उर्मिला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और परागी उर्मिला को माफ कर देती है, जिसके बाद उर्मिला सुधर जाती है और परागी को खुशी खुशी अपना लेती है। नैना और सागर की हाल ही में शादी हुई होती है। नैना के ससुराल में उसकी सास हेमा और ससुर विनोद होते हैं। एक रात नैना सागर को एक गिलास में दूध देती है और उसे पीने के बाद सागर सो जाता है। अरे ये क्या? ये तो आज भी दूध पीकर सो गए। दिन भर काम करके थक गए होंगे। खैर, जाने दो, अच्छा ही हुआ। चलो, मैं भी बत्ती बुझाकर सो जाती हूँ। मुझे भी आज बड़ी नींद आ रही है। फिर नैना भी सो जाती है। एक दिन हेमा नैना के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। तभी उसे उसके कमरे से एक आदमी की आवाज़ आती है। हाँ बाबा, मैं समझ गया। आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा बाय, मैं करता हूँ आपको कॉल। हैं? ये नैना के कमरे में से आदमी की आवाज़? कहीं ये कोई गैर मर्द के साथ कोई गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रही? हेमा फौरन दरवाजा खटखटाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ दिन दहाड़े? क्यों, मैं कोई चोर या चुड़ैल हूँ जो सिर्फ रात के वक्त ही आ सकती हूँ? अक्ल की अंधी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस मेरे भाई मोनू के साथ बात कर रही थी। गांव में रहता है ना वो। अच्छा, तो तू अपने भाई से फोन पर बात कर रही थी? मुझे लगा कि तेरा कहीं किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। हाय हाय माँ जी, कितने बुरे विचार हैं आपके। नहीं नहीं बहू, वैसी कोई बात नहीं है। मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। तू बस मेरे बेटे के अलावा किसी और मर्द पर आंख उठाकर भी मत देखना, ठीक है? हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपके बेटे को देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं किसी और को क्या ही देखूं। एक सुबह सागर रोज के मुताबिक थोड़ा जल्दी उठ जाता है और वो सीधे बाथरूम में घुस जाता है। लेकिन तभी वो वहां पर नैना को आईने में शेविंग करते हुए देख लेता है और वो एकदम से चौंक जाता है। हाँ, ओ माय गॉड, नैना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दाढ़ी और मूछें हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे सागर,
वो दरअसल मेरी बॉडी की हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे बहुत जल्दी मूछें आ जाती है। लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी किसी लड़की की मूछें नहीं देखी। नहीं सागर, लड़कियों को भी मूछें आती है, लेकिन उतनी नहीं आती जितनी तुम मर्दों को आती है। और बाय द वे, तुमने कितनी लड़कियों को देखा है आज तक जो तुम इतने दावे के साथ कह रहे हो? माजरा क्या है? अरे नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही देखा है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ जाने मन। फिर एक दिन रात को जब नैना अपनी सहेलियों से मिलकर आती है, तभी वो उल्टी करने लगती है और उसे उल्टी करते हुए देख हेमा बहुत खुश हो जाती है। आ गई मेरे घर में खुशी, आ गई, अब मैं नाचूंगी और मैं गाऊंगी। माँ जी, मैं यहाँ उल्टियाँ कर रही हूँ और आप यहाँ पर डिस्को डांस कर रही हो। अरे बहू, बात ही ऐसी है, मैं दादी जो बनने वाली हूँ, इसीलिए तो तुझे उल्टियाँ हो रही है ना। अरे माय डियर माँ जी, जब हम दोनों कुछ करेंगे ही नहीं तो बच्चा क्या आसमान से टपकेगा? क्या मतलब, तेरे और सागर के बीच कुछ होता नहीं क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। हम दोनों के बीच तो बहुत कुछ होता है और जल्दी हम आपको खुशखबरी भी देंगे। बस सब्र रखिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है बहू, ज़्यादा लेट मत करना बस, वरना पता चला स्वर्ग लोक से हमें हमारे पोता पोती के दर्शन करने मिल रहे हैं। एक दिन नैना और सागर दोनों थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। तभी सागर, मुझे अर्जेंट कॉल आया है, क्या मैं बाथरूम होकर आऊँ? नैना बेबी, अगर तुम्हें कॉल आया है तो तुम यहीं पर उठा लो ना, बाथरूम जाने की क्या ज़रूरत है? अरे बाबा, वो वाला कॉल नहीं, मुझे नेचर्स कॉल आया है। मैं अभी आई अपनी टंकी खाली करके। ओह अच्छा, ठीक है। फिर नैना बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ एक नया लेडीज़ और जेंट्स बाथरूम होता है और वही पुराना भी लेडीज़ और जेंट्स बाथरूम होता है। फिर नैना पुराने वाले जेंट्स बाथरूम में चली जाती है और वहाँ से बाहर निकलते वक्त नैना को सागर का एक दोस्त देख लेता है, जो उसे बाद में मिलने पर बता देता है। अरे सागर, मैं सच बोल रहा हूँ, तेरी बीवी जेंट्स बाथरूम से बाहर निकली थी, पता नहीं क्यों उसमें गई थी वो। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर जाने के बाद सागर नैना से ये सवाल करता है। हाँ सागर, मैं गई थी उस पुराने वाले जेंट्स बाथरूम में, क्योंकि नए वाले लेडीज बाथरूम में बहुत भीड़ थी और पुराने वाले के पास कोई नहीं था और वहाँ पर लेडीज वाले में गंदगी थी, इसीलिए मैंने सोचा जेंट्स वाले में कोई नहीं है तो वही करके आते हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं क्या क्या सोचने लगा था। सागर बेबी, जो घोड़े दौड़ाने हैं वो तो तुम दौड़ाते नहीं, बस अक्कल के ही घोड़े दौड़ाओ तुम। एक दिन अचानक से घर पर एक औरत आती है जिसका नाम सुषमा होता है। सुषमा को देखकर नायरा बहुत चौंक जाती है। नक्श, मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? और ये क्या, तूने ये क्या होलिया बना रखा है बेटा? ये साड़ी, ये नकली बाल, निकाल इसे अभी के अभी। फिर सुषमा नैना के नकली बाल निकाल कर फेंक देती है और आखिरकार सबके सामने नैना का सच आ ही जाता है। ये क्या, तुम एक लड़की नहीं लड़के हो? हे माँ, माता जी, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। इसका मतलब हमने अपने घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था। सुषमा को क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सागर नक्श को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। बता बता, कौन है तू बेरुपये? मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग, मैंने आप सबसे बहुत बड़ा सच छुपाया है कि मैं एक लड़की नहीं लड़का हूँ। मैं गांव में अपनी माँ के साथ रहता हूँ।
माँ को अचानक से दिल की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना ये मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। गांव में मैंने बहुत सारी जॉब ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं कोई जॉब नहीं मिली। क्या? और फिर मैं शहर आ गया। शहर में आकर लड़की बनकर थिएटर में नाटक करने लगा। और एक दिन जब सागर नाटक देखने आया था, तब उसे मुझसे प्यार हो गया। तब सागर से कोई भी लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं थी, और इसीलिए जो भी उससे शादी करती उसे पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। इसीलिए मैंने ये सुनहरा मौका गवाया नहीं, और बिना कुछ सोचे समझे मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन सागर बेटा, तुझे पता कैसे नहीं चला कि ये लड़की नहीं लड़का है? क्योंकि इसके दूध में मैं हर रोज नींद की दवा मिलाता था। क्या? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ मेरी माँ के लिए किया है। माँ को मैंने कॉलोनी के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो सीधे मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। नक्श की असली कहानी सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। नक्श, मेरे भाई, इट्स ओके। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम, लेकिन अब इसके आगे से तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बस मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगा। थैंक यू सागर। सागर बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी कि तुम्हें अगली बार अच्छी लड़की ही मिले। जी काकी जी, प्लीज़ लड़की के लिए ही प्रार्थना करना। सागर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, और उस दिन के बाद से सब ठीक हो जाता है।